बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। ये सानहा मोटरवे है, सानहा रिंग रोड है, सानहा NHA है, जो भी आप इसे कह दें, बहरहाल सानहा तो है। और इस एक सानहे ने, इस एक वाक़े ने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया है। ख़ास तौर पर अगर ये कहा जाए कि इस मुल्क के अंदर एक कसीर तादाद मौजूद है ख़वातीन की, आज क्या वो ख़ुद को महफूज तसव्वुर कर रही हैं, क्या वो ख़ुद को इनसिक्योर नहीं समझ रही, और उस पर फिर ऐसे बयानात दिए गए हैं, ऐसी स्टेटमेंट सामने आई हैं जिनके बाद शायद ख़वातीन मज़ीद हरासा हुई हैं, मज़ीद परेशान हुई हैं। क्या ऐसा होना चाहिए था? ये वाक़या हो गया और बिट्स एंड पीसेस में आपको समझ आता रहा। अब उस पर बहुत सी डेवलपमेंट हुई है। दो लोग अगर मैं कहूँ गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक जो प्राइम सस्पेक्ट है वो अभी तक गिरफ्तार होना बाकी है। यकीनी तौर पर पुलिस का काम है, क्राइम होता है, पुलिस का काम है एप्रीहेंड करना, एंटिसिपेट करना, अरेस्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, ये सब काम पुलिस का होता है। लेकिन इसी दौर के अंदर हमने देखा पिछले 3-4 दिनों के अंदर कि लाहौर पुलिस की कमांड करने वाले एक शख्स ने ऐसी स्टेटमेंट दी जिसके ऊपर फिर उन्हें बिलाखिर माफ़ी मांगना पड़ी। वो क्या स्टेटमेंट्स थी, क्या था, वो हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। ये भी बात अहम है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज एक इंटरव्यू देते हुए बहुत अहम बात की है, उसके ऊपर भी हम इस प्रोग्राम के अंदर डिबेट ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए जो कि अभी तक इस वाक़े को समझना चाह रहे हैं कि बेसिकली हुआ क्या और इस पर डेवलपमेंट क्या हुई है, अपने मेहमानों का भी तारुफ करवाने से पहले फराज के पास चलता हूँ। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, इसको बड़ा इन्होंने कवर किया है एक्सटेंसिवली, और जब ये वक़ुआ हुआ था उस वक्त भी इनकी एक रिपोर्ट जिसके अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पर यह बताया था कि जिस तरह से डकैती का वाक़या हुआ तो जो एक्यूज़ था उसका हाथ भी ज़ख्मी हुआ और उसके ज़ख्मों के निशान या उस खून के निशान धब्बे रोड के ऊपर मौजूद थे। अहमद फराज, बहुत शुक्रिया। अभी तक ज़रा लोगों को एक तो क्लैरिटी जो लाहौर के रिहायशी नहीं है उनके लिए भी थोड़ा सा है कि एग्जैक्टली ये वाक़या कहाँ हुआ, क्योंकि जब आम तौर पर कहा जाता है मोटरवे तो लोग इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे को से रिलेट करते हैं। ये वाक़या लाहौर रिंग रोड से जैसे ही आप एग्जिट लेते हैं सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर, उसके रैंप के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे जब प्रोग्राम में बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, तो आपने बताया ये वहाँ पर हुआ है। थोड़ा सा बताइएगा कि अब जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें क्या सामने आया है, ये वाक़या कितने बजे का था और एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि दो वाक़यात हैं ना, एक डकैती है और उसके बाद वो बदकिस्मत वाक़या हुआ गैंग रेप का उन खातून के साथ। जी बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने। ये वाक़या एक नहीं है, ये वाक़या दो है। और जो ये कहता है कि ये वो मोटरवे पे नहीं है, उसे तो फिर अल्लाह ही पूछे कि वो किस तरह कह रहा है कि मोटरवे पे ये वाक़या नहीं हुआ। देखिए मुनीब, रिंग रोड, आप भी लाहौर के रहने वाले, रिंग रोड से बिल्कुल ये मुतसिल है, ये बनी है, नई रोड बनी है 1 साल पहले। ये तब बनी थी जब करतारपुर का शुरू हुआ था ना, ये तब ये रोड बना था और तब इसको एमरजेंसी के लिए खोल दिया गया था। जब रिंग रोड के से मुतसिला ये बनी है, ये मोटरवे है, इसको ईस्टर्न बाईपास बोलते हैं। ईस्टर्न बाईपास जो है वो ईस्टर्न बाईपास आपको लेके जाता है मोटरवे, यानी इस्लामाबाद की तरफ लेके जाता है। सियालकोट से तो आप गुजरते हैं लेकिन ये जाता है फिर इस्लामाबाद की तरफ है। वो जो खातून थी वो रात को तकरीबन कोई 1:30-2 बजे की बात है, वो जब यहाँ से गुजरी हैं रिंग रोड्स के ज़रिए, उन्होंने जब इसका ये रूट लिया तो बाकायदा वो 30 रुपये भी उन्होंने पे किए हैं टोल प्लाज़ा पे, 30 रुपये उन्होंने पे किए हैं। और जो ही जब उन्होंने टोल प्लाज़ा जो है वो क्रॉस किया, देखे वो जो टोल प्लाज़ा है वो भी मोटरवे का है जहाँ पर बाकायदा टोल लिया जाता है, वहाँ पर उन्होंने 30 रुपये पे किए हैं। और जब उन्होंने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया तो तकरीबन को 3 किलोमीटर आगे जब वो पहुँची हैं तो अचानक जो है वो उसका पेट्रोल ना होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई। ये तकरीबन उसके बाद ये कोई 2 बजे का वाक़या था। 2:01 पे उन्होंने 130 पे कॉल की है, ये रिकॉर्ड में है। 130 पे उन्होंने कॉल जब की है मोटरवे पुलिस को, तो उन्होंने कहा जी ये हमारी जुरिसडिक्शन नहीं बनती, ये जो पीस है ये हमारे पास नहीं है, हम आपकी मदद के लिए नहीं आ सकते। ठीक है, वो हैंड ओवर नहीं हुआ था ना, एग्जैक्टली यही बताया गया। बिल्कुल, ये जो वक़ुआ हुआ जरा मुझे इसके थोड़ा सा, क्योंकि ये दो वाक़यात हैं तो ये दोनों जो अब इनको मुजरिम ही कहा जाए, एक शफकत जो अरेस्ट हो चुका है, दूसरा जो अभी अरेस्ट होना है, इन्होंने ये वहां पर नीचे किसी गांव से वहां पर आए थे। बिल्कुल, ये जो मोटरवे है ये बिल्कुल उसके एक तरफ तो इसके जंगल है, क्रोल जंगल कहा जाता है, और दूसरी तरफ 3 देहात हैं, यानी कि एक क्रोल गांव है, एक 2 इस किस्म की और गांव, वो जो दरियाई इलाका है ना वो सारे यहाँ पे बनता है।
तो ये जो रात को जब ये वाक़या हुआ है, तो ये वाक़या मोटरवे के ऊपर जो हुआ है, ये दोनों लोग जो थे आबिद और उसका जो साथी था, ये वहीं पे आए शफ़क़त। इन्होंने वहाँ पे आके ना सिर्फ उन खातून के साथ डकैती की है, बल्कि डकैती के बाद फिर वो उनको खातून को बच्चों के समेत नीचे ले गए हैं, और वो खातून नीचे नहीं जा रही थी। ये सबसे पहले उन्होंने तरीका ये अपनाया कि ये बच्चों को ज़बरदस्ती इन्होंने नीचे उतारा है। फिर माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए नीचे उतरी है, वो उनको बचाने के लिए जब नीचे उतरी तब उन्होंने रेप किया है उसके साथ। और ये पकड़े कैसे गए हैं? ये पकड़े ऐसे गए हैं कि इस इलाके की जियो फेंसिंग हुई है। 28 टीमें बनी थी, 2 डीएसपी जिनमें एक हुसैन हैदर और अली भट्ट, इनको ये टास्क सौंपा गया था क्रोल जंगल की जो लेफ्ट साइड थी कि उन्होंने वहाँ से जियो फेंसिंग करानी है। जब इन्होंने जियो फेंसिंग कराई है, 3 नंबर्स आए, 3 मोबाइल नंबर्स। इन 3 मोबाइल नंबर्स के ज़रिए जब उन्होंने फ़ोन कॉल की है तो एक जो है उनमें से वो शफ़क़त का निकला है। शफ़क़त को फिर इन्होंने गुज़िश्ता रात उठाया है बहावलपुर से, और जब उसको गिरफ़्तार करके लेके आए तब उसने ये इंकशाफ किया है इस डकैती की वारदात का, डकैती रेप का, कि उसके साथ आबिद भी शामिल था। आबिद भी वहाँ से निकल गया और ये वहाँ से फिर बहावलपुर चला गया। अब दीपालपुर गया आप बता रहे हैं? जी, दीपालपुर चला गया वो, जी दीपालपुर चला गया। और अब ये जो है, ये जो मुलजिम है शफ़क़त बग्गा, इसका पूरा नाम है शफ़क़त बग्गा, इसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और कल शायद इसको मुकामी अदालत में पेश भी किया जाएगा। तो वो जो प्राइम एक्यूज्ड है आबिद, उसके हवाले से मुतज़ाद खबरें हैं ना, कोई कहता है घेरा तंग कर लिया गया, पहुंच गए, लेकिन ये राब्ता भी हो रहा है। बेसिकली कोई वेयर अबाउट्स अभी तक पता है कि कब तक उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है? देखिए मुनीब, जिस तरह अब आपको भी पता है कि 2017 में जिस तरह हमारा एक पोलकॉम शुरू हो गया था पंजाब में क्रिमिनल रिकॉर्ड का, तो उसमें वो बच नहीं सकता। देखिए नाके पे भी अगर आपको कोई रोकेगा ना, तो अगर डॉल्फिन या पीरूज या कोई भी नाके वाला जो है, उनके पास जो है वो होती हैं फिंगरप्रिंट्स डिवाइस, वो बायोमेट्रिक से चेक कर सकते हैं शनाख्त। वो ना किसी होटल में जा सकता है, ना किसी कहीं सफ़र करेगा, तो पकड़े तो जाना इंशाल्लाह उसने। जिस तरह पंजाब पुलिस ने वर्किंग की हुई है पिछले 3-4 साल से, ये उसकी शनाख्त जो है, शनाख्त भी उसकी हो चुकी है। और जो हमने वो दिखाया था ना कि वहाँ पे एक ब्लड जो मिला है, ये ब्लड से ही सैंपल मैच किए गए हैं। PFSA ने वहाँ से जो ब्लड सैंपल उठाया था वही उन्होंने जाकर अपने जब बैंक में चेक किया है, तो क्योंकि उनके पास डाटा था वो ट्रेस हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद फराज, बहुत शुक्रिया आपने इस वाक़े के हवाले से जो अपडेट भी दी। किस्मत वाक़या था, अगर ये बड़ा मेरे ख्याल में कम सख्त लफ्ज़ है, इससे बहुत ज़्यादा ये जो क़यामत टूटी उन खातून के ऊपर और उन बच्चों के ऊपर, जो इम्प्रिंट है इस वाक़े का, इसकी दहशत का, वो शायद सारी उम्र उन बच्चों पर रहेगा। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अंदलीब अब्बास साहिबा MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कानून साजी के अंदर भी शामिल हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। आप अलवशा खान साहिबा डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अंदलीब साहिबा, मैं ये वाक़या हुआ, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेजिस्लेटर, आप भी नेचुरली, इससे हर कोई हर्ट है। मैं एज अ कॉमन पाकिस्तानी हर्ट हूँ, आप हर्ट हैं बीइंग अ वुमन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम बात की है, मैं चाहता हूँ ज़रा प्रोग्राम का पहले हिस्से के अंदर उस पर ज़रूर डिबेट करें। एज अ वुमन व्हाट डू यू फील अबाउट इट? प्राइम मिनिस्टर क्या फरमा रहे थे, सुन लेते हैं। जो मैं उसके बाद समझता हूँ, इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें। और जो 1st डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। अब ये बहुत अहम बात है, यानी कि एक जो रिपीट ऑफेंडर है या जो 1st डिग्री का रेपिस्ट है, जिसने किसी खातून के खिलाफ ये क्राइम किया है, उसको नामर्द कर दिया जाए, उसको कैस्ट्रेट कर दिया जाए। अंदलीब अब्बास साहिबा, डू यू थिंक यही फिर सोल्यूशन है एज अ लेजिस्लेटर, एज अ वुमन, एज अ वर्किंग वुमन, व्हाट डू यू फील कि ये दिस इज द सोल्यूशन फिर इस क्राइम के खिलाफ? शुक्रिया मुनीब। सबसे पहले तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान, और ये जो वाक़या है ये इंसानियत क्या, हैवानियत क्या, ये दरिंदगी पे है। तो और दूसरा, मैं भी एक खातून हूँ, एक माँ हूँ, और मेरे भी बच्चे हैं। बिल्कुल। तो आई स्टैंड विद हर इंटायरली। जो वाक़या हुआ है उसकी शायद नौयत पहले भी हुई हो, लेकिन जिस दिल खराश अंदाज से ये हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट आल्सो। मैं हर तरह से रिस्पॉन्सिबल हूँ, हुकूमती नुमाइंदा होने से भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, एक इंसान होने से भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, एक खातून होने से भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, एक माँ होने से की वजह से भी रिस्पॉन्सिबल हूँ।
और इसके अंदर जो हमने 2-3 चीजें बड़ी नुमायां हैं वो ये हैं कि एक सीरियल ऑफेंडर है, और वो सीरियल ऑफेंडर जो है वो 2013 से ये करता आ रहा है और हर दफा वो छूट जाता है बेल की वजह से, ये वजह से। सही। तो एक तो हमारे कानून के अंदर लकूने हैं, हमारी पुलिस के अंदर लकूने हैं, हमारी ये पूरी ऑपरेशन के अंदर लकूने हैं। एज अ गवर्नमेंट बिल्कुल मैं मानती हूँ कि इसके अंदर इन लकूनों को पूरा करने की जरूरत है। और अगर ये जो इसमें कानून के हवाले से बीइंग अ लेजिस्लेटर, तो कानून के अंदर तो मैं 2 साल से बैठी हूँ स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर। 1997 के लॉज हैं जो कि बिल्कुल उनको छेड़ा नहीं गया होली का। जो ठीक हो पुलिस गया। लॉ है वो 1861 का है। सही है। तो हमें जरूर, और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मैं अगर वाकई जाने तो फिर वो लगेगा आपको पता नहीं क्या क्या, लेकिन दिल तो करता है कि एक एक चीज का कीमा कर दें ऐसे लोगों का, लेकिन ऑब्वियसली वो कानून के अंदर नहीं आ सकता। और चूंकि ये सीरियल और रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, तो हमें इनको इबरतनाक सजा देनी चाहिए। और ये इबरतनाक सजा में अगर उसकी ये जो कैस्ट्रेशन है, जी। आई थिंक दैट इज वेरी नेसेसरी, बहुत ही नेसेसरी। ठीक है। बिकॉज जब तक कि आप इनके साथ, इनको जो जो चीज इनको सबसे ज्यादा हिट करेगी वो ठीक है। नहीं करेंगे, क्योंकि ये जेलों में डालते हैं, ये बेले लेके दूसरे दिन बाहर आ जाते बिल्कुल हैं ठीक है। सो और फिर से आप शुरू हो सपोर्ट कर जाते रही हैं। हैं, आप सपोर्ट करके, ये बहुत जरूरी है, ये ठीक होना है, चाहिए। आप सपोर्ट कर रही हैं साकिब, फाइन, ये अच्छी बात है, ठीक है। मैं तो इससे भी ज्यादा सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक। कि लाइक आई सेड आई विश। बिल्कुल ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कोई आपको ब्लेम कर सकता है कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, बिकॉज ये इतना हीनियस क्राइम है, और जिन खातून के साथ ये हुआ है, हम सब बहनों बेटियों वाले हैं, सबको पता है, सबको एहसास है इस बात का कि उस फैमिली के साथ, उन बच्चों के साथ, उन खातून के साथ इस वक्त क्या उनकी फीलिंग होगी। परवशा खान साहबा, क्विकली, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की है तो इसकी अहमियत ज़्यादा है। अब माशाल्लाह जितनी खवातीन हैं, मैं देखता हूँ बहुत से मामलात पे बहुत वोकल होती है, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, बहुत से मामलात पे आप लोग बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, लेकिन आप एज अपोजिशन आप समझती हैं कि नहीं, दिस इज द सोल्यूशन, ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए और ये मिसाल कायम होगी ऐसे लोगों के लिए, कोई जुर्रत नहीं करेगा? देखिए, मैं इस पे जो एक इंसाफ पे मबनी बात है मुनीब, क्योंकि ऐसा मामला है, खुदा न खास्ता अगर हम में से कोई उस जगह पे होता तो मेरी क्या फीलिंग होती, आपकी क्या है, जो अल्लाह ना करे हमें से कोई होता, तो हमारी तो सख्त से सख्त इबरत का निशान बनाना उस शख्स को, अगर हमारे वो बच्चे होते तो हम क्या सोचते। तो इंसाफ का तकाजा तो यही है कि मैं वही कहूँ जो मेरी फीलिंग्स होती अगर मैं उस जगह होती। तो बात यह है कि जो दूसरों को जीते जी मार दें और उससे पहले 1 मिनट के लिए ख्याल भी ना करें। ये 3 जिंदगियों का मामला है, 2 जो अभी शुरू हो रही थी और 1 माँ, और माँ की गोद जो है आपको पता है वो पहली दरसगाह भी होती है, और बच्चों के लिए वो मेरे ख्याल में जब तक माँ जिंदा है तो वो एक बड़ी अहम छतरी होती है। लिहाजा उस शख्स ने तीनों जिंदगियों को जो है वो तबाह किया है। लिहाजा अब देखिए, इसमें अगर आपको तो इल्म ये होगा कि साहिवाल सानिया भी इसी किस्म का एक सानिया था, वहाँ भी बच्चे थे जो शायद वो भी अपने माँ-बाप को ढूँढते ही होंगे आज तक, और उनके जो मुल्ज़िमान हैं वो भी बेल पर ज़मानत पर बरी हो गए हैं। वो भी ज़मानत पर निकल गए हैं, छूट गए हैं। लिहाजा अब मामला ये है कि अब इसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ की जाए। मेरे ख्याल में इस पर एक डिबेट होनी चाहिए। इस मामले पर वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कोई भी नहीं करेगा और ना कोई एज सच नहीं, बट प्राइम ऑपोजिशन मिनिस्टर ने होगी तो एक कि स्टेटमेंट दिया ना, आपको लगता है कि ये सजा कानून में होनी चाहिए कि जो रिपीट ऑफेंडर है, डिग्री 1 का ऑफेंडर है, उसकी कैस्ट्रेशन हो जाए, ये एक सजा है? ये कोई मैं कोई विश नहीं कर रहा, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये होना चाहिए भाई। देखिए, अब ये भी एक सजा है, लेकिन मामला ये है कि अब क्या उस शख्स का रिपीट ऑफेंडर है, इस मामले के बाद भी क्या वो दूसरों की
को इस बात पर तरगीब दे सकता है नहीं, क्या उसका जिंदा रहना ठीक है या नहीं, और क्या उस फैमिली की इस पर्टिकुलर केस में उनकी क्या अपनी भी एक राय है, वो भी मैटर करती होगी। मगर मेरे ख्याल में इस पर एक बहस जरूर पार्लियामेंट में होनी चाहिए। और ये वाकई जो रिपीट ऑफेंडर है वो तो इस शख्स ने भी पहले ऐसे वाकयात में मुलव्वस रहा और ये बचता रहा, लेकिन ये भी एक सजा है। लेकिन मुनीब, अब ये भी बहस की बात है ना कि फांसी भी तो खैर चंद मिनट का खेल होती है, उसके बाद इंसान जो है हाँ नहीं, बट दिस ये तो किसी के लिए, ये परवशा साहिबा, बिफोर आई गो टू मियां जावेद लतीफ साहब, ये किसी मर्द के लिए जो जिसने जुर्म किया है और उसे कैस्ट्रेट कर देती है रियासत सजा के तौर पर, एक बाकायदा इसको कानूनी शक्ल देकर, तो ये एक इंसान के लिए जिसने किया उसके लिए बहुत बड़ी सजा है टिल द टाइम ही लिव्स, और उसके लिए जहन्नम बन जाएगा दुनिया के अंदर ही कम से कम। ये एक बहुत बड़ी सजा है। मुनीब एक लाइन मैं ऐड कर दूं, मेरे ख्याल में जिसने ये किया है ना वो मर्द है और ना ये मर्दानगी से इसका कोई ताल्लुक है और ना वो इंसान है। तो लिहाजा उसको एक जंगली जानवरों के भी असूल होते हैं, इसको एक जानवर ही समझकर उससे डील किया जाए। ठीक ठीक। मियां साहब, इस पे हम आएंगे कि हुकूमत ने क्या किया, हैंडलिंग कैसी हुई, आज क्या हो रहा है, वो सब बातें उसके ऊपर करेंगे। ब्लेम गेम भी है, बर्डन शिफ्ट भी हो रहा है, उस पर मैं बिल्कुल बात करूंगा। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बात कर दी है कि भाई ये कर दें, कैस्ट्रेट कर दें, नामर्द कर दें ऐसे मुजरिम को जो ये हरकत करता है, और सजा के तौर पर इसको बाकायदा यकीनी तौर पर इसकी कानूनी शक्ल दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, ज़रूरी है। आप बहैसियत मेंबर नेशनल असेंबली, एक सीनियर पॉलिटिशियन, आप समझते हैं ऐसे हैवानों के लिए ऐसी सज़ा होनी चाहिए? देखें मनीब, मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर दूं, आपने कहा कि पहले इस पे बात कर लूं। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे जानवरों को, ऐसे दरिंदों को इबरत का निशान बनाना चाहिए और ये सज़ा दिखनी चाहिए मिलती हुए माशरे को। इसके बगैर कोई गुजारा नहीं। इसको ना आप इंसान कह सकते हैं, ना मर्द कह सकते हैं, इसको हैवान कहना भी हैवान की तौहीन है। मैं तो ये कहूँगा कि एक सानिया हो गया मनीब जी, अब मुझे अगर इजाज़त दे दें तो एक सानिया हुआ है और ऐसा अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है कि हर पाकिस्तानी के सर शर्म से झुक गए हैं। माएँ, बहनें, बेटियाँ अगर गैर महफूज होंगी तो उस रियासत के मतलब, उस कौम के मतलब, उस माशरे के मतलब दुनिया क्या कहेगी, ये सबके इल्म में होना चाहिए। और बदकिस्मती ऊपर से ये है कि अगर आप लोगों को ये कह रहे हो, मैं एक ऑफिसर के हवाले से ये बात कहने लगा हूँ कि वो ये कह रहा हो कि रात के इतने बजे किसी औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए, रात के इस पहर गाड़ी को चेक करना चाहिए, रात के इस पहर बच्चों को क्यों लेकर गए, तो फिर आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान ख़वातीन के लिए शाम के बाद गैर महफूज है। जिस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर की जगह जाके कह दें, अभी आपने उनको कोट किया कि पाकिस्तान के अंदर अल-कायदा को तरबियत दी गई। हम क्या इतराफ़ कर रहे हैं दुनिया के अंदर, हम क्या चीज़ों का इतराफ़ कर। और आप मुझे ये बताएं कि एक CCPO ने जब ये बात की है तो आप उसको क्यों डिफेंड कर रहे हो भाई। मुझे तो आज अच्छा लगा शीरी मज़ारी जो बात कर रही थी, वो कह रही थी कि CCPO जो कह रहा है वो गलत उसने कहा, उसको किसी तौर पर भी ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए थी, उसके अल्फाज को की मैं मजम्मत करती हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज CCPO समेत कुछ वज़रा जो हैं वो सीना तान के क्यों उसको डिफेंड कर रहे हैं। भाई उसकी ये बात अपनी जगह कि वो एक नालायक नाहल था, उसका किरदार ये था, उसकी सर्विस बुक ये कह रही थी, ये उसको लगाना ना लगाना एक सेपरेट इशू है। मगर इस वाक़े के बाद मुझे ये बताएं कि जख्मों पर जो नमक छिड़का गया, जो बातें की गई, क्या वो महज़ब माशरे में उसकी इजाज़त है? और क्या हुकूमत वक्त जो है वो सोई हुई है और कि उससे क्या काम लेना चाहती है कि एक इतना बड़ा सानिया हो गया है उस पर वो इस तरह की लब कुशाई कर रहा है और उसे आप हटाने के लिए तैयार ही नहीं हो, कोई आप नोटिस लेने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप सिर्फ ये उसको नोटिस देते हो कि आपने ये गुफ्तगू क्यों की। ठीक, अच्छा, ये काफी नहीं है। आपने ये बात कर दी, मैं क्विक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ। मैं बिल्कुल ये बात रखूंगा और यकीन मानिए इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको हैरत होगी, शायद इस बयान को कोई डिफेंड नहीं करता। बस वो शीरी मज़ारी साहब ने बखूबी, आपने दुरुस्त कहा, उन्होंने बात कही है, कुछ वज़रा ने दिफा भी किया, एक्सप्लेनेशन दी, जो भी किया CCPO लाहौर के बयान के हवाले से। लेकिन
एक सवाल जो कि अब आपने उसको रिलेट कर दिया, मैं चाहूँगा मैं दलीप साहबा के सामने भी रखूँ, पलवशा खान साहबा भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन देंगी। एक ब्रेक लेते नहीं, वापस आते हैं। अगर आसान ज़बान में कहा जाए तो एक मुतनाज़ा अफसर, उसका फिर मुतनाज़ा बयान, हुकूमत उसे रखने के लिए बज़िद है और अभी तक रखे हुए है, क्यों? इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। साथ हुई अब ये CCPO उमर शेख साहब हैं, लाहौर के CCPO हैं। पंजाब में अगर IG पंजाब के बाद सबसे बड़ा चार्ज है तो वो CCPO लाहौर के पास होता है, बहुत बड़ी कमांड है। उमर शेख साहब ने जो मुतनाज़ा बयान दिया, हम सबको पता है, ख़वातीन के अलावा पूरी सिविल सोसाइटी एक बहुत बड़ी तादाद में हफ्ते के रोज़ बाहर निकली, मुजाहरे हुए और उसमें डिमांड ये रिपीट की गई कि इन ऑफिसर को इनके अहदे से अलहदा किया जाए। CCPO साहब ने इस हवाले से माफ़ी मांगी, लेकिन उनका मौक़िफ़ क्या था तो सुन लेते हैं। इतनी देर से माफी मांगने का ख्याल क्यों आया, और वो भी आज ही? माफी दे, मैंने पहले दिन ही मांग ली थी। अब ये CCPO साहब फरमा रहे हैं कि मैंने पहले दिन माफ़ी मांग ली थी। अब वो पहला दिन कौन सा था? वो 10 तारीख था, बदकिस्मत दिन हुकूए वाला। अब अगर आप देखें, गौर करें तो उस दिन मुतअद्दिद टॉक शोज़ के ऊपर CCPO साहब, CCPO लाहौर उमर शेख साहब गए और उनका मौक़िफ़ क्या रहा है, ज़रा ये भी सुन लीजिए। पहले तो ये हैरान हो कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। क्या हम अपनी बहन को, माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाने। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। देखिए, उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। ये हमारा मुआशरा है। मुझे इतना ही दुख हुआ है, खुदा की कसम, जैसे मेरी अपनी बच्ची हो वजह। और उसी पर्सपेक्टिव में मैंने कहा है कि अपनी बच्चियों का, हमारा ये मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है। तो हमें एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जो गाड़ी रख सकता है वो ड्राइवर ना भी रख सकता हो, एग्रीड, लेकिन वो अपने भाई, भाजे, भतीजे ये तो नाल जा सकते हैं ना। मैं समझता हूँ अगर ऐसी खातून जिसको मर्द, भाई, भांजा, भतीजा नहीं है, उसको हर की जरूरत है कि वो गुजरा से आगे लाहौर शॉपिंग करे अपनी 3 बच्चों के साथ अकेले। ये भी कह दिया कि जिसका भाई, भांजा, भतीजा साथ नहीं है, उसको ये भी राइट नहीं है कि वो जाके लाहौर में 3 बच्चों के साथ जाके शॉपिंग करे। अब ये कमाल बात थी। दलीप साहब, आप मुझे समहाउ अंदाज़ा है, शायद आपको भी, आप भी इस स्टेटमेंट को कंडेम ही करेंगी या जो मौक़िफ़ रहा है, लेकिन सवाल वहीं आ जाता है कि एक ऐसा ऑफिसर जिसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट मौजूद है कि हमने इसको क्यों प्रमोट नहीं किया, उसके बारे में इसी मुल्क की एक एजेंसी ने मुतअद्दिद रिपोर्ट से, उनमें से एक रिपोर्ट जो कि सबको पता है, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, कि उनकी इंटेग्रिटी के बारे में, उनके कैरेक्टर के हवाले से बहुत सी बातें उसके अंदर दर्ज हैं। यानी कि एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत के मालिक हैं उमर शेख साहब, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड विच इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये समझ नहीं आ रही, और हर कोई शायद आपसे यही पूछ रहा है कि ये एक ऐसा ऑफिसर जो कि कंट्रोवर्शियल उनकी शख्सियत है, रिकॉर्ड ये बताता है, वो आके कंट्रोवर्शियल बयानात देते हैं, पहले अपने IG के खिलाफ, फिर स्टेट में इस हवाले से, इस वाक़े के ऊपर वफाक, पंजाब हुकूमत उनको रखने के लिए इतनी बज़िद क्यों है? मुनीब, सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, नामुनासिब और इंसेंसिटिव बयान है। ठीक ठीक। और इस पे किसी किस्म की, जिसको कहते हैं ना, एक्सप्लेनेशन जो है कि जी ये वो, उस मौके पे ये बयान जलती पे तेल का काम है। ठीक। ये मौका था कि हम मरहम लगाते। सही। और जितनी उस वक्त जो हालत होगी, इस किस्म के बयान से वो हालत क्या होगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनकी शो कॉज नोटिस उनको हुआ है। He is supposed to give an explanation of within 7 days and he will then present himself to the inquiry committee. तो hopefully उसके अंदर उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें सारा वो होगा।
लेकिन तीसरी बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। दो कॉन्टेक्स्ट, एक तो हमारा ओवरऑल जो मेंटल माइंडसेट है घरों में भी दफ्तरों में भी, और ये तो खैर चले पुलिस कल्चर काफी बदनाम है, लेकिन आई एम सॉरी टू से ये जो माइंडसेट है कि जी खवातीन जो है मतलब मजाक उड़ाया जाता है। मैं आपको पढ़े लिखे बंदे का बता रही हूँ कि बैठ के कह रहे हैं कि जी वो खवातीन ड्राइवर ने तो ये करना ही था। एंड मैं बार बार ये कहती हूँ कि जी 3 बच्चों के साथ जरा मर्द ड्राइव करके दिखाए, 2 मिनट नहीं ड्राइव करेगा, कहेगा इन बच्चों को चुप कराओ। वो खातून बेचारी 3 छोटे बच्चों के साथ जा रही थी। तो एक ओवरऑल जो माहौल है ऑफ डिसमिसिंग एंड डिसरिगार्डिंग खातून जो है, चाहे वो काम करने वाली हो चाहे माएँ हो, वो जब बाहर आती हैं एक इशू शुरू हो जाती है। और ये एक माइंडसेट है, जब तक कि हमने माइंडसेट चेंज ना किया, और ये हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी है। आप देयर इज अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन कि जी ये कौन सी सीट पे है, ख्वातीन जो होती हैं वो तो रिजर्व सीट पे आती हैं, ये आती हैं वो आती, ये दिस इज कॉमन। और ये एक सो देयर इज अ प्रॉब्लम कि अपने माइंडसेट चेंज करना है, और उसके अंदर एजुकेशन की जरूरत है, लॉज की जरूरत है। दूसरा लॉज, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी में बैठी हूँ, मैं हैरान हूँ कि 1997 के लॉज चेंज नहीं हुए। 1997 का लॉ है, बेलों पे बेलें मिल रही है लोगों को, आ रहे हैं। अब ये जो है ऑफेंडर, ये 2013 से ये फेल कर रहा है, हर दफा वो छूट जाता है और बाहर निकल जाता है। 2013 से लेके अब तक आप सोचें, अगर इसको इबरतनाक सजा मिली होती तो ये इतना कुछ करता? सही बात है। है, कानून होता सही सारी बात को इसको एडवांस ये इसको बेल ही ना मिलती तो मुझे बताए जी ह्यूमन राइट्स है, फलाना है, ढींगना है, इसमें कौन सी ह्यूमन राइट्स है? ये तो दरिंदगी राइट्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है लॉज के ऊपर भी हमें बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। एंड देन द पुलिस कल्चर। फिर आप हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि हमने 5 आईजीज चेंज किए हैं, वो इसीलिए चेंज किए हैं बिकॉज द होल पुलिस कल्चर, आई एम सॉरी टू से, और ये मैं सिर्फ मतलब लाहौर की बात नहीं कर रही, मैं आपको पंजाब की बात कर रही हूँ, मैं आपको बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं आपको सिंध की बात कर रही हूँ, मैं आपको सारे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि पुलिस से लोग डरते हैं कि ये मिलके क्राइम्स कमिट करते हैं। ठीक, जनरल ओपिनियन है, बिल्कुल ये परसेप्शन है, ये अंदलीब साहब परसेप्शन है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ये मैं आपको इस पे कोई मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप ये फरमाते हैं कि ये परसेप्शन है, ये ज़रूर एक सजेशन ये कह दिया करें, क्योंकि बड़े ऑनरेबल लोग भी, प्रोफेशनल लोग भी इस फोर्स के अंदर हैं, क्योंकि ये फोर्स डिमोरलाइज भी बहुत है, पुलिस फोर्स। तो अगर एक लॉ मेकर की तरफ से ये परसेप्शन की बात आती है जो कि ठीक है पुलिस के बारे में, साथ ये भी अगर आप काइंडली कह दिया करें कि इसमें कुछ लोग अच्छे भी होंगे या अच्छे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल होंगे, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होंगे, ए पॉलिटिकल होंगे, तो वो ज़रा लोगों का हौसला बढ़ जाता है। बिकॉज जब वो टॉक शोज़ के अंदर ये अक्सर शिकायत आती है कि नहीं आप लोग जनरलाइज कर देते हैं अपनी डिस्कशन में, पूरी पुलिस फोर्स के मोराल का भट्ठा बैठ जाता है। सो एक जस्ट सजेशन कि अगर काइंडली ये बात अपने आप कह दिया करें तो ज़रा पुलिस फोर्स के लिए अच्छा होता है। आप सही कह रहे हैं, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन वो जो बेचारे अच्छे लोग होते हैं ना, जब मेजॉरिटी ऐसी हो तो वो खुद बेचारे ऑड वंस आउट होते हैं। सही है। और वो शायद होते जरूर हैं लेकिन छुपे होते हैं कहीं, और यही वजह होती है कि उनको आपको ढूंढ के एक सिस्टम डेवलप करके ऊपर लाना पड़ता है। एंड यही प्रॉब्लम होता है रिफॉर्म्स का कि जब स्टेटस को इकट्ठा हो जाता है एक इदारे के अंदर तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है आपको वो अच्छे लोग ढूंढने। इफ यू अलाउ मी टू आस्क, ये जो रिफॉर्म है सारा कुछ, ये सब आपकी हुकूमत ने, ठीक है मैं नहीं कहता कि आपने क्या किया, यकीनी तौर पे एक प्रोसेस होगा, लेकिन आपने रिफॉर्म करना था। आपने भी खुद फरमाया अच्छे लोग हैं, छुपे होते हैं, आपको ढूंढ के लाना पड़ता है। आप पंजाब में लाहौर में किसको ला रहे हैं, कैसे ऑफिसर को जो हिज एंटायर रिकॉर्ड इज मार्ड विद कंट्रोवर्शियल एंट्रीज, वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। his demeanor, the way he conducts himself, the way he speaks, बहुत होता है। वो कहते हैं ना, वो एक देग में से वो चावल ही चखना होता है किसी ने। आप किसको ढूंढ के ला रहे हैं लाहौर के लिए जी, आप इनको ला रहे हैं ढूंढ के, और इनके बारे में जो कुछ है, व्हाई दिस? लोग तो आपसे पूछेंगे ना जी, ये यू आर द एजेंट ऑफ चेंज, कि ये क्या लेकर आए हैं आप, इज दिस योर सिलेक्शन?
देखिए, मैंने आपको कहा कि हमने 5 आईजीज जो है वो चेंज किए हैं इन दिस सर्च, एंड हमारी रिफॉर्म्स के अंदर मेरा, चूंकि मैं जब आप केपी गवर्नमेंट में हम थे तो हम मैं रिप्रेजेंट करती थी आपके टीवी पे आके भी केपी को, केपी में क्या हो रहा है डिफेंड करती थी। तो पहले 2 साल हमें केपी में इतनी, इससे ये तो कोई बात ही नहीं, जो आप हमें क्रिटिसिज्म मिली थी कि जी पुलिस फेल हो गई, डीआई वो जेल ब्रेक हो गया था उस जमाने में और वो पुलिस ने रोका ही नहीं था और सारे वो दहशतगर्द बाहर निकल गए थे, तो इतनी क्रिटिसिज्म हुई थी हम पे। कोई तीसरे चौथे साल जाके हमारा जो पुलिस एक्ट था वो पास हुआ था, आई थिंक 2016 या 17 में। और मैं आपको ये प्रेजेंटली भी बताती हूँ, ज़ैनब अलर्ट बिल जो है वो हमने ऑपोजिशन में पेश किया था, 2.5 साल बाद वो पास हुआ। वो क्या है जी कि जी वो ह्यूमन राइट्स कमेटी के पास चला गया, ह्यूमन राइट्स कमेटी उस पे 8 महीने बैठी रही, ठीक है, अमेंडमेंट्स करनी है, फिर सब कमेटी बनी, फिर कुछ, तो इतना आसान नहीं होता, इतना जल्दी नहीं होता कि आपने एक रिफॉर्म, ठीक है, इतना जल्दी नहीं होता, ठीक है। मैं जरा इसको थोड़ा सा आगे, आप ऐसे करते हैं, ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ये डिबेट अभी जारी है क्योंकि इसके अंदर एक बदकिस्मत एलिमेंट ये भी था कि सियासत भी की गई, मुबारकबादें भी दी गई, जरा उस पर भी बात हो जाए कि वो कितना एक घिनौना पहलू था इस सारे वाक़े का, उस पर भी बात हो जाए ब्रेक के बाद। बस आते रहिएगा। फिर आप खुशामदीद कहते हैं। मियाँ साहब, एक बात वैसे दिलचस्प बात है, अंदलीप साहब ने कहा हमने 5 आईजी चेंज किया है, तो वो एक प्रोसेस है, रिफॉर्म का हिस्सा है। आखिरी आईजी का तो प्राइम मिनिस्टर तारीफ ही कर रहे थे 12-15 दिन पहले, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने फिर बाद में तब्दील कर दिया। जो भी हालात रहे, शोकॉज नोटिस मिल गया है जी सीसीपीओ साहब को, खैर उन्होंने माफ़ी मांग ली है, वो अब शोकॉज नोटिस का जवाब देंगे। वज़ीर आला का इस्तेहकाक है, बदले ना बदले। मियाँ साहब छोड़ दें पियो का खेड़ा, क्यों तुसी पीछे लगे हो? नहीं मनीब, मेरा ना कोई झगड़ा है सीसीपीओ से, मेरा क्या, पूरी कौम कह रही है, पूरी पाकिस्तान की जो ज़ुबान रखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्या ऐसे दरिंदों के लिए पाकिस्तान के अंदर कवानीन बने नहीं हुए, उस पर अमल किसने करवाना है? क्या इनसे करवाएंगे जो सीसीपीओ जिस तरह बात कर रहे हैं, ये उन कवानीन पे अमल करवाएंगे? और दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या ये इनको इतना अजीज़ है कि कुछ दिन पहले जो इन्होंने चेंज हुए आईजी साहब, और उसके बाद ये तो इसी तरह है ना कि मुहर्रर शिकायत कर दे एसएचओ की, एसएचओ को बदल दिया जाए और मुहर्रर को उसी तरह रहने दिया जाए। अगर हम अंदलीप बीबी की मैं बात मान लूँ कि रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं इसलिए इनको 5-6 आईजी जो हैं पंजाब के बदलने पड़े, तो एक सीसीपीओ जिसको पूरी दुनिया कह रही है कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है, इसका अमल ठीक नहीं है, और आपने इस हादसे के बाद भी देख लिया कि अलमिया यह है कि उसने गुफ्तगू क्या फरमा दी, तो इसको सीने से लगा के रखने की वजह सिर्फ और सिर्फ मनीब ये समझ आती है कि जो टास्क उसको दिया गया है वो टास्क और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इनको इस सानिया से, इस अलमिया से कोई गर्ज नहीं है, इनको ये गर्ज है कि जो उनको टास्क दे के इन्होंने भेजा है वो कोई और दयानतदार शख्स या कोई थोड़ी बहुत अच्छी शोहरत रखने वाला ये टास्क लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उनको ये रखे हुए हैं। भले पूरी दुनिया इनको बुरा कह रही है मगर उसको रखा हुआ है। मैं एक और मनीब और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आज एक मुराद सईद है इनके वजीर, वो फरमा रहे थे कि 130 पर कॉल आई उस खातून की, तो जो रिसीव की गई उन्होंने कहा जी मोटरवे जो है वो हमारे हैंड ओवर नहीं हुआ। भाई जिसने भी सुनी थी वो कॉल, उसको ये तो पता था कि खातून क्या कह रही है, उसको तो ये तो पता था कि पाकिस्तान के अंदर ही ये हिस्सा है, उसको ये तो इल्म था कि रात के किस पहर खातून फ़ोन कर रही है। क्या पाकिस्तानी ये तो को नहीं रख सकते कि उसके अदारों में बैठे लोग जो हैं वो जिम्मेदारी अदा करें? आप मुझे ये बताएं कि क्या मोटरवे हैंड ओवर होता पुलिस के तो तब वो कॉल सुनती, तब वो वहां जाती? अगर उसने सुन लिया था तो इमरजेंसी में वो जा सकते थे। बदकिस्मती से नहीं अगर गए तो वो वाकया हो गया। तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि क्या इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई है मीडिया से हिरासत में लेने से पहले
हिरासत में लेने से पहले मुलजमों के क्या वो शेयर जो हुई है या लीक हुई है क्या वो मुनासिब थी? ठीक, या ये नाअहली, इनकी नालायकी नाअहली साबित नहीं कर रही कि मुलजमों को हाथ पकड़ने से पहले मुलजमों के नाम और तस्वीरें जो हैं वो मीडिया पे आ रही हैं? ठीक, नहीं क्या वो बैठे रहेंगे कि पुलिस आए? नहीं, बिल्कुल ये बात ठीक है। ये मियां साहब जो आपने बात की, क्योंकि मैं वो फयाज चौहान साहब ने कहा कि नहीं वो मिस हैंडलिंग हो गई हमसे, मीडिया ने भी और पता नहीं सिविल सोसाइटी ने भी। भाई हुकूमत ना जारी करती तस्वीरें, अब ना आके चीफ मिनिस्टर साहब, या चलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने तो ये डिसीजन शायद नहीं लेना था, ना पुलिस वाले कहते जी कि रिलीज ना करें, हमने तो अभी बंदे पकड़ने हैं, और वो कह रहे हैं जी हमने पकड़ने गए तो वो भाग गए जी, खेतों में भाग गए। भैया आप पुलिस हैं, पकड़ने जा रहे हैं तो बंदोबस्त करके जाएं कि वो तो भागेगा, वो तो मुजरिम है, आपने उसको अप्रीहेंड करना है, 10 तरीके होंगे आपके पास उसको पकड़ने के। अब लास्ट कमेंट अपना पलूशा खान साहब, शो कॉज हो गया जी, सीसीपीओ साहब कोई ना कोई जवाब दे देंगे। देखिए, सबसे पहली बात मुनीब कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या पुलिस के महकमे में अफसरान का कहत है कि इन अफसर के खिलाफ एक अवामी रेफरेंडम इस वक्त सामने आ गया, पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और सीसीपीओ साहब और वफाकी हुकूमत एक तरफ, और इनके लिए वफाकी हुकूमत जो है वो जो आखिरी हद तक जाने को तैयार है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा काम उन्होंने करना है कि जो बाकी पुलिस अफसरान करने से कासिर। अब इधर मैं आपको याद करूंगी, एक रिजवान गोंदल साहब होते थे, वो आज तक ओएसडी है, उनका क्या कसूर था? अगर रिफॉर्म्स ही लानी है और अगर हम इतनी खलती हैं तो उनको तो पहले उनको ले आइए यहाँ सीसीपीओ। उनका कसूर क्या था? आपको पता होगा कि उन्होंने ताकतवर लोगों को जो है अपनी ड्यूटी करते हुए उनसे सवाल जवाब किए। आज तक किस जुर्म की वो आदमी सजा भुगत रहा है? दूसरी बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो मुबारकबादें दी गई, सबसे पहले ये सारी हैंडलिंग, देखिए इसमें अंदलीब साहिबा का तो कसूर है, लेकिन चूंकि बैठी हुई हैं शायद दिल से ये भी इस बात को समझती हूँ कि कुछ इसमें गलतियां हैं, लेकिन ये जो मुबारकबाद आके दी गई, किस चीज की मुबारक मुनीब? पहले एक औरत आपसे किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे से कोई औरत तहफ़्फ़ुज़ मांगती है और वो कहते हैं हमारा हिस्सा नहीं। मुझे बताइए, कोई जितना ये एरिया था ये भारत का हिस्सा था, ये पाकिस्तान में नहीं था। और फिर मुराद सईद साहब देखिए, जो हर थोड़ी देर बाद हर ट्वीट पे, हर बयान पे उनकी ड्यूटी है कि वो आते हैं और आकर मीडिया पे चिल्लाते हैं, ईवानों से लेकर टीवी स्क्रीनों तक चिल्लाते हैं, लोगों की समातों पे, कानों पे हथौड़े बरसाते हैं, लेकिन इस मामले में आज तक वो क्यों खामोश रहे? दूसरी जो बात है कि सख्त बेहिसी नजर आती है। वजीर आजम साहब ने लिबिया तक और मुल्कों में रेप्स हुए उसकी जो है मजम्मत की माजी में, लेकिन मुझे बताइए आज क्या हर्ज था कि एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ जाती और उस खानदान की या उन खातून की कोई दादरसी हो जाती? कुछ नहीं, मुकम्मल खामोशी। ऊपर आप मुबारकबाद दे रहे हैं। और एक बात मुझे, आप वकील हैं, आप समझाएं, हमने किसी को पकड़ना है, खुली खेत में एक शख्स है, किसी छप्पड़ में है कि घर में है, तो क्या 2 अफसर गए उसे पकड़ने के? वो इनकी नजरों के सामने ये ऐसा कोई घेरा नहीं डाला गया? मैं पलूशा खान साहब, माना जाए मुनीब? यकीन मानिए तो समझ नहीं मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी 2 चीजें, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, मेरे 2 चीजें बहुत थी। एक तो ये कि जो वाकई ये जो आपने कहा मुबारकबादों वाला, आई एम श्योर अंदलीब साहब रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, उन्होंने तो खुद हर चीज़ को जो गलत है उन्होंने कंडेम की है, और जो ये सीसीपीओ का बयान था उन्होंने खुलकर इसे कंडेम किया है। अब वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से वो वैसे ही माशाल्लाह बयानात उनके काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन फ़ौरन आके जी मुबारकबाद दे देना कि हमने क्या किया जी, हमने DNA सैम्पलिंग हो गई और मैच हो गया है, इस पर आके आप मुबारकबाद देते? फॉर गॉड से एक रेप हुआ था, एक खातून का गैंग रेप। आप उसके ख़ानदान को अगर जुरत करके ज़रा एक फ़ोन करते ना और कहते जी मुबारक को हमने ये कर दिया, तो जो आगे से रिस्पॉन्स होता तो शायद 14 तबक रोशन हो जाते सबके। और दूसरी ये जो पुलिस वालों ने, पुलिस की तरफ से कहा गया जी कि हम पकड़ने गए तो वो खेतों में भाग गए। अब पुलिसिंग बेहतर जानते हैं जी, सारे बड़े बड़े ज़ीरक पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, वो खुद सोचें ये जो बयान दिया गया पुलिस चीफ़ की जानिब से, आजी पंजाब की जानिब से, ये क्या शो करता है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। खुदा हाफ़िज़।